हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आपके जीआईसी एल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। तो जनरल स्टडीज़ में आज हम लोग डे 55 देखेंगे। जी हाँ साथियों, आप 54 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने टॉपिक वाइज में सारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे उनको सॉल्व कर लिया। और आपने जो अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उसमें देखा भी है कि लगातार आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और यहाँ पर साइंस और संस्कृत वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो, और इसके साथ साथ अभी जो आपके 6 एग्जाम्स जीआईसी एल्टीग्रेड के हुए हैं उन एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको भी मैंने सॉल्व करा करके वीडियो दे दिया है। पेड ग्रुप में पीडीएफ से डाल दी जा चुकी हैं। साथियों, आप जानते हैं कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन से अलग अलग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, डाटा होते हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूँ, जिनको अगर आप नहीं लिखेंगे तो भूल जाएगा और लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा। इसके लिए मैंने एक पीडीएफ ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए एक छोटी सी फीस रखा गया। उस फीस को पे करके आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और उसमें जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि जो सप्ताह भर मैं पढ़ाता हूं वहां पर पीडीएफ भेज देता हूं। इसके साथ साथ वहां पर आपको संडे को टेस्ट होता है, और जो लास्ट संडे था वहां पर टेस्ट हुआ था, वहां पर बहुत सारे साथियों ने 100%, 97, 95, 92% स्कोर किया था। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थे? तो आपको बताना भाई, सुमतिनाथ, शांतिनाथ, मल्लिनाथ और अरिष्टनेम। तो ये क्वेश्चन देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनको आप ध्यान से समझिएगा मित्र। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मल्लिनाथ, ठीक है। अब श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थकर मल्लिनाथ जो है स्त्री थी जो 19वें तीर्थंकर थी, ठीक है। एक बात ध्यान समझिएगा। अगर हम बात करें सुमतिनाथ का तो ये 5वें थे। अगर हम बात करें शांतिनाथ का ये 16वें थे। और नेमिनाथ जो है 22वें तीर्थंकर थे, ठीक है। ये सभी पुरुष थे। अब लेकिन इनके विषय में और विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन दिगंबर जैन का, ये तो श्वेतांबर है, दिगंबर जैन का मानना है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। और मल्लिनाथ ये पुरुष थे, ठीक है, इनको पुरुष मानते हैं। कौन? ये आपके दिगंबर लोग। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ थे। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? देखिए यहाँ पर तुषास और सुविशाख, ताम्रलिप, आरिकामेणु। तो ये देखो भैया, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका पहला तुषास, ठीक है, तुषास। अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर यवनराज तुषास्प था, ठीक है। सुविशाख रुद्रदामन के काल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य का 7वां अंग मित्र है, ठीक है। अन्य अंगों की अगर हम बात करें तो स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद व बल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की, उनकी राष्ट्रीयता क्या थी? मतलब वो कहाँ के थे? डच, स्पेनी, इटालियन, पुर्तगाली। तो यहाँ पर देखो भाई, सही विकल्प है आपका सी यानी इटालियन। देखिए यहाँ पर वेनिस यानी इटली निवासी मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी की अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी। वह अपने यात्रा के विवरण में मंगोलियाई शासक कुबलई खान का भी वर्णन करता है। वह दक्षिण भारत के समुद्र तट पर उतरा था जो उस समय मसाला व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो साथियों, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप रेगुलर बेसिस पर तैयार करते रहें। अगर अभी तक पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? देखिए यहाँ पर यह है अधम खान, बैरम खान, वाज बहादुर को, पीर मोहम्मद खान को। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है अधम खां को। देखिए यहाँ पर अधम खां अकबर की धाय माँ माहम अनगा का पुत्र था। पर्दा शासन के काल में माहम अनगा काफ़ी प्रभावशाली हो गया था, ठीक है। इसी कारण अधम खां का प्रभाव भी अधिक था। अधम खां ने शमसुद्दीन अतका की हत्या कर अकबर के सैन्य कक्ष की ओर बढ़ा और अकबर ने इस धृष्टता के कारण अधम को मारकर छत से नीचे फेंकवा दिया। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 1763 के कई युद्धों में
मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था? देखें यहाँ पर, मेजर हेक्टर मुनरो, मेजर एडम्स, कर्नल मैलेसन, कर्नल हॉलवेल। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप इनको रेगुलर बेसिस पर तैयार करते जाएं। देखिए यहाँ पर पहला कुछ इसका ऑप्शन सही है, मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम में युद्ध 1763 ईस्वी में ही आरंभ हो गया। कई झड़पें हुई तथा मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा। यह बचकर अवध पहुंचा। निर्णायक युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज कौन रहे? विजयी। आगे बढ़ते हैं भैया, विजयी हुए थे अंग्रेज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, कान्हू, तिलका मांझी, सिद्धू। तो भाई ये बहुत सरल क्वेश्चन है और हम सब जानते हैं कौन? बिरसा। बिरसा मुंडा को ये नाम से ही जोड़ा जाता है। बिरसा विद्रोह को मुंडा उल गुलाम विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडा उल गुलाम विद्रोह भी कहते हैं। इनके नेता बिरसा मुंडा थे। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में 1899 से 1900 के बीच में चला था। हालांकि इसकी तैयारियां 1895 से शुरू हो गई थी। ठीक है, 1895 से 1900 के बीच, कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा। सामूहिक खेती को खूट कटी कहते थे। ठीक है, इस विद्रोह को सरदारी लड़ाई कहा गया। बिरसा को 1900 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया और 1900 ईस्वी में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा आदेश नहीं दिया था? करो या मरो, सरकारी प्रशासन को संपूर्ण हड़ताल से पंगु बनाए, मृत्यु के जोखिम पर भी राष्ट्र को जीवंत बनाए, अपने को ब्रिटिश सम्राट की प्रजा के रूप में देखें। तो भाई देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? ये वाला। ये तो कभी कह ही नहीं सकते थे साहब, अपने को ब्रिटिश सम्राट की प्रजा के रूप में देखें। अगर यही कहना होता तो फिर क्यों हुआ लड़ाई के लड़ते? तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्र, गांधी जी ने यह कभी नहीं कहा कि अपने को ब्रिटिश सम्राट की प्रजा समझे। उन्होंने नारा दिया था करो या मरो की। इसका अर्थ था भारत को आज़ाद कराना या प्रयास में प्राण दे देना। ठीक है, ये था। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों का निर्णयन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 260, 261, 262, 263। तो भैया बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, 262। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद अगर हम बात करें 261 की, तो ये सार्वजनिक कार्य व अभिलेख से संबंधित है। और 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवाद से संबंधित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 263 की, तो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। तो भाई ये जो इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरीके के अनुच्छेद, इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो और चुनिंदा क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन के कलेक्शन को नहीं देखना है, आप ये देखें कि क्वेश्चंस जो कराए गए वो एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे वयस्क मताधिकार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन बने हुए हैं, राष्ट्रपति से संबंधित हो, आपके जो है समता के जो है अधिकार से संबंधित क्वेश्चन हो, अस्पृश्यता से संबंधित क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपने देखा जो सॉल्व कराए गए। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन, 21, 22, 23, 24 क्वेश्चन तक आपने देखा है। तो यहाँ पर देखें अनुच्छेद 326, 325, 324, 323। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है कई बार, 2 बार आया हुआ है, आगे हो सकता है रिपीट हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, तैयार रखें इनको। तो सही विकल्प क्या है? अनुच्छेद 326। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 326 है, ये लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार देता है। ठीक है, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन है भैया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूर्ण आत्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा है, किसने कहा? केसीवीर, आइवर जेनिंग, लॉर्ड एक्टन, ग्रैनविल ऑस्टिन। भाई देखो सही विकल्प है आपका बी, आइवर जेनिंग। ये क्वेश्चन मैं एक बार और सॉल्व करा चुका हूँ। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। केसी वेलर ने इसे घोषणा पत्र कहा। ठीक है, आइवर जेनिंग ने इन्हें पूर्ण आत्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा कहा। देखो यहाँ पर अगर अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखें, अब कोई जरूरी नहीं ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। अब हमने यहाँ पर केसी व्हीलर का जिक्र किया, केसी व्हीलर ने इसको क्या कहा था? घोषणा पत्र कहा था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। तो यहाँ पर मैंने, आप देखो एक के साथ में एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया।
क्वेश्चन बन गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसने जो है घोषणा पत्र कहा था, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, केसी व्हीलर। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए जो आप लोगों ने अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चंस देखे, ठीक है। नई क्वेश्चन का कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परेशान ना होइए। अब अगर हम बात करें आइवर जेनिंग की, तो आइवर जेनिंग ने इन्हें पूर्णात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा कहा है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान की आत्मा कहा। अब देखो ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन है। देखो यहाँ पर ये है आपका, इनको साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। इनको विज्ञान तथा एवं कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। दिए गए कूट का उपयोग सही से आपको करना है। तो आप देखें यहाँ पर केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो, आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है एक व दो, दोनों, एक और तथा दो, दोनों। देखो यहाँ पर राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है और उन्हें जो है कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा में से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन देखो। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है कथन सही है। देखो यहाँ पर अब इसमें देखो, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया। यह आरक्षण अनुच्छेद 324 में विनिर्दिष्ट अवधि की समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा। अब देखो इसमें जो सही विकल्प है वो क्या है, केवल एक, ठीक है, यही आपका सही है, बाकी ना तो एक ना तो दो, ये सब सही नहीं है। ये देखें यहाँ पर इस तरीके से अनुच्छेद 243(3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से आवंटित किया जाता है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 के अंतर्गत प्रभावी नहीं होगा। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही चयन आपको करना है। देखिए यहाँ पर भैया ये आपका यहाँ पर सूची है, ये देखो आपको नोकरेक उत्तराखंड, अगस्त मलाई अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी ये सब चोटियाँ हैं, दिहांग दिवांग मेघालय। आपको बताना भाई सही सुमेलित आपको कूट का चयन करना है, ये कूट का। तो भाई देखो इस तरीके क्वेश्चन आपने अभी एग्जाम्स में देखा यहाँ पर, तो सही विकल्प है मित्र ये वाला, ठीक है, 1 का 4 मेघालय, ठीक है। फिर बी का 3 ये आपका केरल हो गया, अगस्त्यमलई, ठीक है। अगर हम बात करें C1 का, ये नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है। D2 ये आपका दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए नोकरेक मेघालय में मिल गया, ठीक है। और उसके बाद अगस्त्यामलई केरल में, नंदा देवी उत्तराखंड, दिहांग विहांग अरुणाचल प्रदेश में मिल गया। इस तरीके से आपने इसका आंसर देखा। क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिले भैया। और एक बात आप ध्यान रखिए कि जो ये क्वेश्चंस हैं जो अभी आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त आपके रेगुलर बेसिस पर अब आपको जो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट डाटा अभी जो मिस हुए हैं, जो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको देंगे, तो उनको आपको वीडियो के फॉर्म में दिया जाएगा। उनकी PDF चाहिए, ग्रुप में जुड़ जाइए, टेस्ट दीजिए संडे को, रेगुलर बेस पर तैयारी करिए। देखिए यहाँ पर निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, सतलज का, रावी, चेनाब, ब्यास का। देखो यहाँ पर तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो सही विकल्प है सतलज का। देखो सतलज का राकसताल तिब्बत से निकलती है, ठीक है। अगर हम बात करें रावी का, तो रावी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। चेनाब कहाँ से, ये भी बारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश से। ब्यास ये भी देखिए रोहतांग दर्रा ब्यास कुंड से। देख भाई इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में हमने आपको क्या बताया, रावी का भी बता दिया। रावी का कहाँ से होता है निकास, ये भैया रोहतांग दर्रा से मैंने बता दिया। चेनाब, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे गए हैं और जहां से जाकर के हम लोगों ने 25, 22, 23, 21 क्वेश्चन देखा है एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। असम में, केरल, गुजरात और कर्नाटक में।
तो आपको बताना भाई सही विकल्प है ये वाला सी, गुजरात में। ठीक है, कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है। या इंडियन कॉरपोरेशन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के अधीन है। यह पानीपत रिफाइनरी के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर है, निम्न में से कौन देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है? आप देखो भैया, यहाँ पर है 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर, सही विकल्प है डी। ध्यान समझिएगा, 180 देशांतर तथा 0 देशांतर को एक साथ मिलाने पर बृहद वृत्त का निर्माण होता है। 0 देशांतर को प्रधान यामोत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या पूछा था कि कौन देशांतर प्रधान यामोत्तर यानी 0 डिग्री के साथ मिलाने पर ग्लोब पर वृत्त बन जाता है। तो यहाँ पर अगर शुरू हुआ इस तरीके से बन जाएगा पूरा वृत्त। तो ये देखो, सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, सिस्ट। भाई बताना सही विकल्प है सी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं बल्कि आग्नेय शैल का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। तो देखो भैया, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भाई देखो, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। भाई यहाँ पर देखें सी, पहला, दूसरा। ठीक है, तो नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार चीन विश्व में इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, भारत द्वितीय स्थान पर है, जापान तृतीय स्थान पर। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फीट से, फैदम से, मीटर से, समुद्री मील से। तो भाई सही विकल्प है क्या? फैदम से। ध्यान रखना है, ये समुद्री मील के चक्कर में घबराए जो है, कंफ्यूज नहीं होना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदम इकाई का प्रयोग किया जाता है। एक फैदम बराबर 1.83 मीटर के बराबर। अब ये भी क्वेश्चन मिल सकता है कि एक फैदम के बराबर कितना होता है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आपसे समझ लीजिएगा, प्रमोद सर ने पढ़ाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्यक्तिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो भैया बताओ सही विकल्प है आपका डी। ठीक है, स्टेथोस्कोप को आला भी कहा जाता है, जो गटई में लटका के जो है सब डॉक्टर बैठे रहते हैं। तो ये देखो, यह जो है इसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है, जिसे शुद्ध भाषा में हम लोग आला कहते हैं। यह ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा हृदय एवं फेफड़ों की ध्वनियों की जांच की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो। लैपटॉप में प्रयुक्त एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये देखो भैया, लॉन्ग कंट्रोल मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, लैपटॉप क्लियर डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, लॉन्ग साइक्लिक डिजिटल मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया, सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है आपका बी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। एलसीडी का अर्थ यही होता है। यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीक है। इसका प्रयोग टीवी, कंप्यूटर, मॉनिटर एवं मोबाइल स्क्रीन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन। माँ द्वारा बच्चे को गले लगाने या चूमने पर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, नॉरएड्रेनालिन, पुटिकोदीपक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। तो भैया बताओ सही विकल्प है आपका डी, ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए यह प्रसव एवं स्तनपान को सहज बनाता है। यह विश्वास, प्रेम, मातृत्व व्यवहार और भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मानव गुर्दे में पत्थरी किसके कारण बनती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? ये वाला कैल्शियम ऑक्सलेट। देखिए यहाँ पर वृक्क को पेल्विस में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। ये क्रिस्टल एक पिंड का रूप ले लेते हैं। इससे मूत्र मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पथरा कहते हैं, पथरी। ठीक है, यहाँ पर देखो भैया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखो,
22 जून, 1 दिसंबर, 28 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। तो दिवस वाले जो डेट्स हैं वो मैंने करंट अफेयर्स वाले में बाकायदे रख दिया है, तो वहाँ पर आप उनको सब तैयार कर लीजिएगा। अल्जाइमर दिवस पूछा गया था, ठीक है, तो इस तरीके से पूछा भी जा सकता, कोई ज़रूरी नहीं है भैया, संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है 28 फरवरी, ठीक है। 28 फरवरी 1928 ईस्वी को सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। किसकी खोज की थी? सीवी रमन साहब ने रमन प्रभाव की। इसी स्मृति में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में इसे जो है 1986 से मनाया जा रहा है। आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तो BIFR औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड किससे संबंधित है? रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, स्टॉक एक्सचेंज नियंत्रण, खाद्य नियंत्रण, विदेशी व्यापार नियंत्रण। तो भैया बताओ सही विकल्प ए वाला आपका, ठीक है, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण, ठीक है। BIFR की स्थापना जनवरी 1987 में हुई, ठीक है। इसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन करना था। इसकी स्थापना T तिवारी समिति की सिफारिश पर हुई थी। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन, RBI द्वारा नोट निर्गमन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती? न्यूनतम कोष प्रणाली, अनुपातिक कोष प्रणाली, दोनों कोई नहीं। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका ये न्यूनतम कोष प्रणाली, ठीक है, ये आपका सही विकल्प। इसके अंतर्गत कम से कम 200 करोड़ का स्वर्ण एवं विदेशी मुद्रा भंडार आवश्यक है। इसमें स्वर्ण का मूल्य 115 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्रवन, तराई द्वार चौड़ी पत्ती, कच्छकरण घास प्रदेश, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्रवन। भाई बताओ सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर देखो ये है आपका पूर्वी दक्कन पठार आर्द्रवन नहीं, ये सही सुमेलित नहीं है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं आपको, तो यहाँ पर यही गलत है। बाकी पूर्वी दक्कन पठार में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आर्द्रवन तो दक्षिण पश्चिमी घाट की ये विशेषता है, और बाकी तीनों जो है सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर किसान विकास पत्र KVP के संबंध में कौन सा कथन सही है? पैन अनिवार्य है, ब्याज कर मुक्त है, लॉक इन 6 वर्ष का है, निजी लेखा में। तो ये भाई सही विकल्प है, यहाँ पर पैन अनिवार्य है, ठीक है। KVP को ऋण बाजार में गिरवी रखा जा सकता है, ठीक है। सरकारी नियमों के अनुसार यदि निवेश की राशि 50,000 से अधिक है तो पैन देना अनिवार्य है। इसके अलावा यदि कुल निवेश 10 लाख से अधिक होता है तो आय का प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। किसान विकास पत्र यानी KVP की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें, यह भारत सरकार द्वारा समर्थित एक छोटी बचत योजना है, ठीक है। और गारंटीड रिटर्न, इसमें निवेश की गई राशि एक निश्चित अवधि के बाद दोगुनी हो जाती है। पात्रता इसकी क्या है? कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक या नाबालिग की ओर से अभिभावक इसे खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? ठीक है, कंचन चौधरी, सोनाली मिश्रा, रश्मि शुक्ला, इंदा शिशा नोगरांग। तो यहाँ पर भैया बताना है सही विकल्प। तो यहाँ पर देखें, ये है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन। सोनाली मिश्रा 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं, वे मध्य प्रदेश कैडर से हैं, ठीक है। उनकी नियुक्ति कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, इफ्को के नए MD एवं CEO कौन बने हैं? रोहित वर्मा, राकेश भूटानी, KJ पटेल, अमरवीर सिंह। तो भैया यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका C, KJ पटेल, ठीक है। कौन है? KJ पटेल। इफ्को की स्थापना 1967 में हुई थी, ये भी आपके करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यह भारत की सबसे बड़ी सहकारी उर्वरक संस्था है। KJ पटेल ने उदय शंकर अवस्थी का स्थान लिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। फिलहाल जो है अभी तक अगर आपने PDF ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो करिए, पढ़ते रहिए नियमित तौर पर, 100% आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।